नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। गाइस, आज हम बात करेंगे, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो फाइल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम किस किस जगह पे अपना टैक्स बचा सकते हैं। मोस्टली 90% सैलरी के केस में हमेशा कोशिश यह की जाती है कि जो भी उनका टीडीएस कटा है उससे ज्यादा रिफंड को क्लेम किया जा सके। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि देखिए, ऑब्वियसली पैसा हमारा है। अगर हम लोग सरकार को अगर नियम के मुताबिक दें तो जितना भी हम लोग टैक्स को सेविंग कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कई सारी ऐसी एग्जाम्पशंस, ऐसी डिडक्शंस, ऐसी क्लेम या न्यू रिजीम में भी ऐसे ऑप्शंस होते हैं, तो उन सभी को ध्यान में रख के ऑब्वियसली हम लोग टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन जब कभी कोई एम्प्लॉय अपनी आईटीआर फाइल करता है तो देखता है मेरा तो टीडीएस इतना कटा है, तो मेरा तो पूरा के पूरा टीडीएस टैक्स में जाएगा, कोई रिफंड नहीं मिलेगा। तो इस तरह के कई सारे इश्यूज हमारे सामने आते हैं। तो दोस्तों, आज हमने टैक्स कंप्लायंस यानी आईटीआर फाइल करते टाइम कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। आप अगर खुद सेल्फ फाइल करने जा रहे हैं तो ये वीडियो जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, ताकि आपसे कोई गलती नहीं हो। क्योंकि गलती के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है आपका नोटिस, और नोटिस के पीछे आपको आएगी डिमांड। कम से कम 5,000 रुपए की डिमांड तो फिक्स है इस बार आईटीआर में। जो भी व्यक्ति अगर नई रिजिम में फाइल करता है, अगर ओल्ड रिजिम में कर रहे हैं तो अलग से उसकी पेनल्टी भी मान के चलिए। तो अब बात करते हैं कि हम आईटीआर कंप्लायंस और कैसे टैक्स प्लानिंग करें, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कहाँ कहाँ पे टैक्स बचा सकते हैं, किन चीजों पे हमको ध्यान रखना है, कहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस होंगे, हम न्यू रिजीम में या ओल्ड रिजीम में भी टैक्स बचा सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हम है bookmyca.in। हम लोग जनरली गवर्नमेंट फंडिंग, सब्सिडीज, एक्सपोर्ट्स के लिए हम लोग काम करते हैं। साथ में अगर आपको कोई इसी प्रकार का नॉलेज या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके हमें चूज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कि आज हमारा जो वीडियो है इसका एजेंडा क्या हैगा, कि हमें पहले बात करना है आईटीआर और वित्तीय पहचान की। हमें पता लगाना है कि हमारे लिए आईटीआर कौन सी है, नई टैक्स रिजिम में क्या क्या हमें कैसे फाइल करनी है, सैलरी का स्ट्रक्चर क्या होता है, टैक्स प्लानिंग कैसे करनी है सैलरी में, हमें टैक्स कैसे बचाना है, हमें अपना हमारा इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करना है कि इनकम टैक्स को क्या क्या हमारे बारे में पता है। पॉइंट नंबर 5, जो गलती हम सामान्यतः करते हैं और हमारी कुछ सलाहें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और छठवां पॉइंट, कि वेतन होगी अगर आप आईटीआर यानी सैलरी आईटीआर फाइल कर रहे हैं, व्हाट चेकलिस्ट विल यू रिक्वायर, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आईटीआर कंप्लाइंस। सिर्फ टैक्स नहीं, आपकी वित्तीय पहचान है। देखिए, आईटीआर आपको पता है कि सिर्फ आईटीआर टैक्स फाइलिंग करने के लिए लोग देखते हैं कि यार मेरा रिफंड है, मेरे को टीडीएस फाइल करना है, मेरा अपना टीडीएस वापस चाहिए, ऐसा नहीं है। या मुझे टैक्स जमा कराना है, ये आपकी फाइनेंशियल, आपकी एक आइडेंटिटी है। इसी के बेसिस पे आपको लोन मिलते हैं, इसी के बेसिस पे आपकी इंडिया की जो भी आपके टैक्स पेयर की जो एक आइडेंटिटी है वो तय की जाती है। तो आईटीआर में एक फाइनेंशियल आइडेंटिटी है, इससे यह प्रूफ होता है कि आप कितना पैसा कमाते हो, और इसी के बेसिस पे आपके आने वाले नेक्स्ट जो भी आपके फाइनेंशियल जो डिसीजन है वो तय किए जाते हैं। दूसरा है, आयकर विभाग ने अब कुछ फॉर्म जारी कर रखे हैं, जैसे एआईएस, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, फॉर्म 26 एएस। इन सभी को आपको ट्रैक करने के लिए आजकल जो गवर्नमेंट है वो एआई का इस्तेमाल कर रही है, तो आपको जरूरी है कि आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं छुपाएं। तीसरा है कि मार्गदर्शिका केवल आईटी रिटर्न फाइलिंग नहीं, उल्टी स्ट्रेटेजिक टैक्स प्लानिंग पे केंद्रित है। यानी कि हम लोग जो पूरा आपको आज वीडियो बना रहे हैं, इसमें हमारा फोकस पूरा की पूरा आपके टैक्स को बचाने पे है। कम से कम आपका टैक्स लगे, कैसे कैसे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप जरूर भूलेंगे, तो हम उन्हें सबको कवर करेंगे। तो पहली बात रखते हैं कि अभी न्यू टैक्स रिजिम एक डिफॉल्ट स्कीम है, यानी कि आपको पहले पता होना चाहिए कि ओल्ड टैक्स रिजिम क्या है, न्यू टैक्स क्या है। न्यू टैक्स के अंदर आपको 12 लाख रुपए तक कोई पे टैक्स पे नहीं करना है। अगर 12 लाख से ऊपर जैसे ही जाएंगे आप, आपका 7 लाख या मतलब हम मोटा मोटा बोले तो 7 लाख रुपए तक का ऊपर 7.5 तक कोई टैक्स नहीं है। लेकिन साढ़े मतलब 12 लाख से इनकम ऊपर जाने पे आपका जो टैक्स का जो डिडक्शन यानी कि एग्जाम्पशन लेवल है वो 7 साढ़े 7 लाख रुपए तक आ जाएगा। इसका मतलब 7.5 लाख के बाद आपका टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन न्यू रिजीम है, उसमें ओल्ड सिस्टम है, उसमें आज भी 5 लाख तक टैक्स नहीं है। आपको कैसे चूज करना है? आपको देखना है कि आप प्रॉपरली रेगुलर अगर इन्वेस्टर हैं, आप काफी सारा होम लोन का ब्याज दे रहे हैं, होम लोन का प्रिंसिपल दे रहे हैं, बच्चों की स्कूल की फीस दे रहे हैं, काफी सारे ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस हैं, कई सारे आपको अलग अलग एक्सपेंसेस आप करते हैं, तो ओल्ड में जाना है। लेकिन आप किसी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो न्यू रिजिम में जाना है। और जो कि न्यू रिजिम में एक टैक्स की आपकी डिफॉल्ट स्कीम है। डिफॉल्ट मतलब ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स ने उसको ग्रीन किया हुआ है कि आपको जाना इसी के अंदर है। आपको नहीं जाना तो आपको फॉर्म भरने होंगे, जिसे हम अभी पूरे प्रैक्टिकल आईटीआर अपनी अगली वीडियो में लेकर आएंगे कैसे फाइल कर सकते हैं। सैलरीड एम्प्लॉय के लिए अब न्यू टैक्स रिजिम डिफॉल्ट है। यदि आप पुरानी व्यवस्था के तहत कटौती या डिडक्शन का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको ओल्ड रिजिम में बाहर करना होगा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि स्ट्रेटेजी का सैलरी स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए कोई भी जब बंदा अपने सैलरी अर्न करता है तो कई सारे कंपोनेंट होते हैं। एक टोटल कॉस्ट टू कंपनी यानी सीटीसी में आपके लिए बेसिक एचआरए, बोनस, पीएफ, एनपीएस यानी नेशनल पेंशन यानी न्यू पेंशन स्कीम, तो इन सभी को आपको अलग अलग करना होगा क्योंकि कई सारी डिडक्शंस हैं जो इसी आधार पर तय की जाती हैं। एक फ्लेक्सिबल सैलरी स्ट्रक्चर टैक्स बचाने में मददगार है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लेना है अपना फॉर्म 16। फॉर्म 16 में एक सिंगल आपको 2 पेज का 3 पेज का फॉर्म होता है जिसमें आपका पूरा सैलरी का डिटेल होता है। इसके पीछे आपको अपनी हर मंथली की सैलरी स्लिप को प्रिंट आउट निकाल के साथ में रख लेना है क्योंकि वहां से आपको पता लगेगा आपको कितने तरह के बोनस मिलते हैं, कितने तरह के आपको डिडक्शंस मिलते हैं, क्या आपको कोई अलाउंसेस मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये तय करेगा आपको ओल्ड रिजिम में जाना है या न्यू रिजिम में जाना है। तो आपकी बेसिक सैलरी, आपका एचआरए, आपका बोनस, ये सभी आपको तय करने हैं। अब बात करते हैं पीएफ का और एनपीएस का। ऑब्वियसली पीएफ और एनपीएस में आपको सेक्शन, पुरानी जो सेक्शन बात करें 80 CC सबसेक्शन 1B के अंदर एक छूट मिलती है, तो उनका भी आपको डिटेल लिख के रखना है ताकि आप यह पता लगा सकें कि मुझे न्यू स्कीम में जाना है या ओल्ड में जाना है। अब बात करते हैं हम लोग कि अगर कोई दूसरी चीज है कि आपके पास जो सैलरी, अगर बात करें कि एसेंशियल सैलरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, तो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये सारे कलेक्ट करनी है। फॉर्म 16, सैलरी स्लिप, एनुअली सैलरी स्टेटमेंट, टीडीएस डिटेल, बैंक स्टेटमेंट, एफडी इंटरेस्ट, ये सभी आपको अपने पास डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं ताकि आप अपनी जितनी भी डिटेल हैं उन सभी को अपनी आईटीआर में शामिल कर सकें। सैलरी स्लिप जैसे मैंने बताया, ये आईएएस कहाँ मिलेगा, ये आपको इनकम टैक्स लॉगिन करने पे मिलेगा। टीडीएस की डिटेल आपको फॉर्म 26 निकालना है, यह भी आपके इनकम टैक्स पोर्टल लॉगिन करने के बाद मिलेगा। इसके लिए भी मैं आपको डिटेल छोटी छोटी 2 शॉर्ट्स वीडियो बना दूंगा कि अपना एआईएस कैसे निकालें, अपना टीडीएस सर्टिफिकेट कैसे निकालें, आपका बैंक अकाउंट का पूरा स्टेटमेंट रखना है और एफडी के आपको स्टेटस रखने हैं। अगला है एआईएस 26 आपका इनकम टैक्स का जो डेटा है वो एग्जैक्ट एआई से मैच करना चाहिए। यानी कि सरकार को जितनी इंफॉर्मेशन पता है वो तो आपको कंसीडर करनी है, लेकिन सरकार को कुछ इंफॉर्मेशन नहीं पता और आपने वो इनकम अर्न की है तो वो आपको शो करनी है। हो सकता है सरकार को बाद में जाके वो इनकम की डिटेल कहीं से मिल जाए, तो इस बात का ध्यान रखिए। एक इंपॉर्टेंट चीज, सरकार को पता है और आपने नहीं डाली तो आपको पक्का 101% नोटिस आएगा, ये 100% श्योर है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके गाइस, अब आगे बढ़ते हैं इस चीज के अंदर कि एआईएस में आयकर विभाग द्वारा पकड़ी आपकी सभी गतिविधियों को ट्रैक रखता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके गाइस, तो दोस्तों अब बात करते हैं यदि आपकी आईटीआर और एआईएस में कोई अंतर पाया जाता है तो नोटिस आना आपको तय है। एक मिनट गाइस, इसको थोड़ा सा, ठीक है, तो ये आपको आईटीआर और एआईएस में कोई अंतर पाया जाता है तो आपको नोटिस आना तय है। अब बात करते हैं कैपिटल गेन रिपोर्टिंग की, यानी कि आपका आने वाले नियम, कैपिटल गेन का सिस्टम क्या है। देखिए आप में से कई लोग होंगे जो कि शेयर, म्यूचुअल फंड्स या क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि शेयर, म्यूचुअल फंड में होने वाला जो मुनाफा है वो आपको कंसिडर करना होगा। क्रिप्टो करेंसी अपने आप में बहुत ही एक टिपिकल इन्वेस्टमेंट है क्योंकि यहाँ पे खर्चे नहीं होते हैं। तो दोस्तों एक मेरी सलाह ये है कि अगर इस तरह का आपको इन्वेस्टमेंट या आईटीआर का अर्निंग इनकम अर्न की है और आपको नॉलेज नहीं है तो प्लीज जबरदस्ती कोशिश भी मत कीजिए आईटीआर फाइल करने की, क्योंकि गलती से आपको यहाँ पे नोटिस आने की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन अगर आपको सिंपल सैलरी अर्न करते हैं, नॉर्मल हाउस लोन का जैसे आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, तो आप यहाँ पे जरूर जा सकते हैं। अब एक दिक्कत ये है कि अगर आप हाउस प्रॉपर्टी के सेल परचेज का भी काम कर रहे हैं, यानी आपने मकान बेचा है, तो ट्राई कीजिए ये आईटीआर अपनी सीए से फाइल करवाइए ताकि आपको एक बेनिफिट यह मिल सके क्योंकि इसके अंदर आपको सेक्शन 54 की एग्जाम्पशंस मिलती हैं जो कि इस साल नए फाइनेंस एक्ट में चेंज हो गई हैं। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म सही है, आइए हम लोग देखते हैं कि कौन से आईटीआर फॉर्म में आपको ये आईटीआर फाइल करनी है। अगर आपकी इनकम सिर्फ सैलरी या इंटरेस्ट से है तो आईटीआर 1 फाइल करना है। अगर आपके आईटीआर की सैलरी या इंटरेस्ट के अलावा आपकी शेयर कैपिटल गेन यानी आपकी कैपिटल गेन प्रॉपर्टी से भी है तो आपको आईटीआर 2 फाइल करनी है। सिंपल फंडा समझते हैं, अगर आप सिर्फ सैलरी कमाते हैं और एफडी का या सेविंग का भी आ जाता है, आईटीआर 1 फाइल करना है। इंपॉर्टेंट चीज, अभी मैं बात कर रहा हूँ मार्च 26 की आईटीआर की लिए। तो और इसके अलावा आपको अगर 2 मकान तक की इनकम है किसी तक, यानी 2 हाउस तक की इनकम है, तो भी आपका आईटीआर 1 ही फाइल होगा। लेकिन 2 मकान से ज्यादा आपका इनकम आ रहा है तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना है।
इसके अलावा सैलरी के साथ अगर आप कोई शेयर्स का कैपिटल गेन रिसीव कर रहे हैं या आपने प्रॉपर्टी बेच के कोई कैपिटल गेन अर्न किया है तो ITR 2 फाइल करना है। और अगर सैलरीड एम्प्लॉय है, आपको उस कैपिटल गेन के अलावा भी आपको किसी बिजनेस या फ्रीलांसिंग की इनकम भी हो रही है तो आपको ITR 3 फाइल करनी है। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल सा आपके सामने हमने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। कॉमन मिस्टेक, आपको सेविंग का ब्याज नहीं छिपाना है क्योंकि डिपार्टमेंट को पता है। आप जरूर AIS चेक कर लीजिएगा, वो हम छोटा एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए ला देंगे कैसे निकालते हैं। IITR का गलत फॉर्म का सिलेक्शन नहीं करना है भरते टाइम, ये ध्यान रखना है। कोई भी फर्जी डिडक्शन छूट क्लेम नहीं करनी है, पक्का 100% नोटिस आने की संभावना है क्योंकि AI उसको चेक कर लेता है। इसके अलावा जितने भी अपने सभी बैंक FD का ब्याज उसकी सही रिपोर्टिंग करनी है। आपका AIS 26 इसका 100% मैचिंग करनी है, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने हैं और IITR टाइम पे फाइल करनी है। आपको IITR की प्रोसेस क्या है, आपको प्रिपरेशन, आपको टैक्स कैलकुलेशन और सबमिशन, ये हम पूरा प्रैक्टिकल आपको सिखाएंगे कैसे आपको IITR फाइल करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जो आपकी स्क्रीन पे हम लोगों ने दिखाया है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास जरूर होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है AIS TIS फॉर्म 26 AS। और अगर आपने कोई टैक्स एडवांस जमा कराया है तो एडवांस चालान या म्यूचुअल फंड शेयर्स के स्टेटमेंट को जरूर आप AIS TI से बेंच कर लीजिए क्योंकि 100% कई बार इनमें डिफरेंस आते हैं। एक इंपॉर्टेंट सलाह आपके लिए, अगर मान के चलिए कि आप ITR फाइल कर रहे हैं और ऐसे केस में आप मानते हैं कि मेरा जो इनकम है वो AIS या TIS से कम है, मैं बिल्कुल 100% श्योर हूं कि जो इनकम टैक्स के पास रिपोर्टिंग है वो गलत है, तो आपको क्या करना है, AIS TIS में जाके ऑब्जेक्शन रेज करना है कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है और मैं ये सबूत आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आपको अटैच लगा के उसको क्लेम करना है, फिर आप अपना ITR में जरूर कम इनकम के साथ ITR फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।